आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यानी जब किसी विलयन को, सॉल्यूशन को, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, कि जिसमें हम किसी दो प्रकार के आयन बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। यानी किसी चीज को तोड़ करके पॉजिटिव और निगेटिव आयन बनाना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो लिसिस होगी, टूटेगा, तो टूटने के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, ये हमको पढ़ना है। तो देखते हैं। कह रहा है वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थों की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहे हैं। एक तो इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो बने हुए हैं वो किस प्रकार के हैं, और जो सब्सटेंस टूट रहा है, जो पदार्थ अपघटित यानी टूट रहा है, उसका स्टेज क्या है, अवस्था क्या है। यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो, उदाहरण के लिए जैसे प्लेटिनम और सोना, एयू, गोल्ड, तो यह अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता एवं यह केवल इलेक्ट्रॉनों के स्रोत तथा अथवा सिंक का कार्य करता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर जो है इलेक्ट्रोड नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय है, तो फिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और केवल इलेक्ट्रोड के स्रोत अथवा सिंक का कार्य करता है। नाम का इलेक्ट्रोड रहेगा बस। दूसरी ओर यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील है, अभिक्रियाशील हो, तो यह इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। इस प्रकार अभिक्रियाशील एवं अक्रिय इलेक्ट्रोडों के लिए वैद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों चीजें स्पष्ट हो गई कि अगर रिएक्टिव है तो उसकी बात अलग हो जाएगी, और नहीं रिएक्टिव है तो उसकी बात अलग हो जाएगी। इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित विभिन्न ऑक्सीकारक एवं अपचायक स्पीसीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर भी निर्भर करते हैं। पर भी नहीं, पर निर्भर करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारा, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब वो बर्तन जिसमें वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट उपस्थित होंगे। तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर निर्भर करता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव पर या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर यह बात निर्भर करेगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। यह सबसे मेन मुद्दा है। इसके अतिरिक्त कुछ वैद्युत रासायनिक प्रक्रम यद्यपि संभव होते हैं, परंतु गतिकीय रूप में इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते, एवं ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त विभव, जिसे अधिविभव कहते हैं, लगाना पड़ता है, जो कि इन प्रक्रमों को और कठिन बना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उपस्थित जो स्पीसीज हैं उनके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के आधार पर डिपेंड करेगा। पावर का मतलब उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर निर्भर करेगा और अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है। परंतु दिक्कत यह है कि गतिकीय रूप से वो इतने धीमे होते हैं कि ये निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते। तो जो अन्य हमारे फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं, वो उनका
इतने लो पोटेंशियल पर वो चीज़ें चलती हैं कि उनके बारे में गणना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही कह रहा है कि इन प्रक्रमों को कठिन बना देता है। तो उसके लिए हमको जब निम्न विभव पर घटित होते प्रतीत नहीं होते तो हमें अतिरिक्त पोटेंशियल देना पड़ता है, जिसे आधि विभव कहते हैं। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इसको ओवर पोटेंशियल बोलेंगे। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल। हिंदी में अतिरिक्त विभव या आधि विभव कह रहा है, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल या ओवर पोटेंशियल लगाना पड़ता है, जिन प्रक्रमों को और कठिन बना देता है। आप देखिए एक एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझा रहा है। कह रहा है उदाहरणार्थ, यदि हम गलित NaCl का प्रयोग करें, यानी फ्यूज्ड NaCl जो ठोस नहीं गीला है, गला हुआ है, मतलब फ्यूज्ड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में। तो वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए यदि हम गलित NaCl का प्रयोग करें तो वैद्युत अपघटन के उत्पाद सोडियम धातु एवं क्लोरीन गैसें होंगे। यहाँ हमारे पास केवल एक धनायन यानी Na+ है, जो कैथोड पर अपचित यानी रिड्यूस होता है, यानी अपना ऊपर वाला नंबर जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं वो घटा लेता है। देखिए यहाँ +1 है, यहाँ 0 हो गया, यानी +1 से 0 यानी घट गया। तो जो पॉजिटिव आयन है Na+ यहाँ पर वो रिड्यूस होता है, एवं ऋणायन जो Cl- है जो एनोड पर ऑक्सीकृत होता है, यानी ऑक्सीडाइज होता है, यानी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा लेता है। तो यहाँ पर देखिए -1 से यहाँ 0 हो गया, तो -1 कम है 0 से, यानी बढ़ रही है संख्या, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन के दौरान NaOH, Cl2 एवं H2 उत्पाद बनते हैं। इनमें Na+ एवं Cl- के अतिरिक्त H+ एवं OH- आयन एवं विलायक यानी सोलवेंट अणु H2O भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए दोनों बातों में अंतर हो गया। जैसे बताया ना यहाँ की अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और इलेक्ट्रोड के कैरेक्टर यानी नेचर पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले फ्यूज्ड NaCl लिया तो Na+ और Cl- आयन बने, लेकिन जब हमने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले लिया, तो क्या मिला? NaOH मिला, Cl2 मिला और H2O मिला। तो देखिए ये मिला, इसमें Na+ Cl- के अतिरिक्त H+ आयन, OH- आयन एवं विलायक अणु यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल H2O भी उपस्थित होते हैं। तो ये सब चीजें बन गई। तो अंतर क्या हुआ? केवल NaCl का नेचर बदला। यहाँ फ्यूज्ड NaCl है, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। तो देखिए प्रोडक्ट बदल गए। तो वही कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के उत्पाद अपघटित होने वाले पदार्थ की अवस्था, यहाँ फ्यूज्ड NaCl है, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो अवस्था यानी स्टेज अलग अलग है, इसलिए प्रोडक्ट अलग अलग है। तो ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। तो इनको याद कर लीजिए कि अगर हम फ्यूज्ड NaCl लेंगे तो क्या बनेगा और एक्वस NaCl लेंगे तो क्या बनेगा। ये सीधा नीट में आपसे क्वेश्चन उठा के रख देगा। तो NCERT की एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए रिएक्शन करके हमको बता रहा है कि रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो जैसे कैथोड पर निम्नलिखित अपक्रिया के मध्य अपचयन के लिए स्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन होता है, कंपटीशन कि कौन अपचयन यानी रिड्यूस होगा। तो अपचयन यानी रिडक्शन में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या घटती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। तो यहाँ पर देखिए Na+ है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो यानी सॉलिड हमको प्राप्त हुआ। इसके लिए E0 सेल यानी इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, -2.71 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप देखिए H+
से H2 बन रहा है, यानी प्लस से 0 हो रहा है, यानी यहाँ भी रिडक्शन है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन की गई तो H प्लस एक्वस यानी हाइड्रोजन आयन का जलीय विलयन से ये हाइड्रोजन गैस बन गई। यहाँ पर इनर्ट सेल कितना है 0.00 वोल्ट। ये कैथोड पर हो रही है यहाँ पर। अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, कैथोड पर अधिक इनर्ट मान वाली अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, अतः कैथोड पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब देखिए दो अभिक्रियाएं हो गई, एक के दो अभिक्रियाएं मतलब हो सकती हैं। अभी यहाँ पर देखिए स्पर्धा हो रही कंपटीशन की, ये रिएक्शन होगी कैथोड पे कि ये रिएक्शन होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैथोड पर जिसका इनर्ट का मान अधिक होता है वो अभिक्रिया कैथोड पर होती है। तो इनर्ट की वैल्यू देखिए यहाँ निगेटिव है, यहाँ 0 है लेकिन पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे ये ज्यादा है, इसका मतलब कैथोड पर ये वाली रिएक्शन होगी। तो इसीलिए देखिए H प्लस एक्वस से इनर्ट की रिएक्शन मतलब जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन तो हाफ H2 गैस बनी, तो कैथोड पर ये रिएक्शन होगी। तो इसको इस तरह समझिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए H प्लस से 0 हो रहा है यानी रिडक्शन या अपचयन हो रहा है, इसलिए कैथोड पर ये रिएक्शन होगी। अपचयन तो दोनों का हो रहा है, लेकिन चूंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो ज्यादा जिसका होगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा, वरीयता ज्यादा मिलेगी। अब देखिए अब नीचे क्या कह रहा है, परंतु H2O के वियोजन द्वारा H प्लस एक्वस उत्पन्न होता है, यानी कि अब देखिए H प्लस का जब H2O का जब डिसोसिएशन होगा तो एक्वस H प्लस बनता है, H प्लस आयन लिए हुए जलीय विलयन बनता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, H2O लिक्विड से H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस हुआ। तो यहाँ पर H प्लस एक्वस भी है जलीय विलयन में और OH माइनस भी है जलीय विलयन में, अतः कैथोड पर नेट अभिक्रिया 2.33 एवं 2.34 के योग के रूप में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर भी देखिए H प्लस आयन है और यहाँ पर भी H प्लस आयन है, तो कह रहा है कि इन दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ करके लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि H2O लिक्विड है, इससे इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन हुई, तो जब इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन हुई तो H हाफ H2 गैस बन गई और OH माइनस बन गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी और तीसरी को अगर मतलब 2.33 और 2.34 को अगर एक साथ लिखना चाहें तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो H प्लस है हमको मिला कहाँ से, एक्वस का मतलब जलीय विलयन में, इसका मतलब पानी ही टूट करके H प्लस बना है। तो इस प्रकार से इसी रिएक्शन में H2O लिक्विड लिखा और एक इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन कराया तो हाफ H2O H2 गैस बन गई और OH माइनस ये यहाँ बच गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक देखते हैं। तो इंग्लिश वाली बुक में देखिए यही रिएक्शन लिखी हुई है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है एनोड पर निम्नलिखित ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं संभव। एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो देखिए Cl माइनस से कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो देखिए Cl माइनस का जलीय विलयन है इसलिए एक्वस लिखा, इससे हाफ Cl2 बनेगी और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसलिए देखिए माइनस है, यहाँ पर 0 हुआ तो माइनस से 0 बड़ा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसलिए ऑक्सीकरण है। तो ई नॉट सेल कितना है 1.36 वोल्ट है। यहाँ पर देखते हैं 2H2O लिक्विड है, इससे O2 गैस बनी प्लस 4H प्लस एक्वस बना और 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ पर देखिए 0 से +4 हो रहा है, देखिए +1 है लेकिन 4H प्लस है इसलिए 4 प्लस हम मानेंगे। तो इसका मतलब 0 से 4 प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर देखिए 4 एक तरह से इधर भी हाइड्रोजन है 4 इधर भी है, तो एक हाइड्रोजन के लिए एक ही प्लस हुआ,
तब भी 0 से प्लस मतलब बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन है। और इसका इनर्ट सेल 1.23 वोल्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है एनोड पर कम इनर्ट वाली अभिक्रिया को वरीयता प्राप्त होती है, इसलिए जल के ऑक्सीकरण को Cl-aqueous के ऑक्सीकरण की तुलना में वरीयता मिलना चाहिए। तो देखिए, जब कैथोड पर रिएक्शन हो रही थी तो ज्यादा जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको वरीयता मिल रही थी, और जब एनोड पर ऑक्सीडेशन की बारी आई तो जिसका इनर्ट कम है उसको वरीयता मिल रही है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो रिएक्शन पहले लिखी जाएगी। तो Cl-aqueous वाले को वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका ये एनोड पर कम इनर्ट वाली अभिक्रिया को वरीयता मिलेगी, इसलिए जल के ऑक्सीकरण को Cl-aqueous के ऑक्सीकरण की तुलना में वरीयता मिलना चाहिए। मतलब इस रिएक्शन को ज्यादा वरीयता मिलना चाहिए इसके तुलना में, क्योंकि इसका इनर्ट देखिए इससे कम है। ये 1.36 वोल्ट है, ये 1.23 वोल्ट। अतः समग्र अभिक्रिया निम्न प्रकार से संक्षेपित की जा सकती है, इसलिए इस प्रकार से लिखेंगे मिला जुला रूप। तो लिखेंगे NaCl aqueous। अब चूंकि ये Cl माइनस है तो NaCl से आया होगा, तो NaCl का जलीय विलयन है, क्योंकि यहाँ पर H2O है, तो ये H2O है, यानी पानी में Cl माइनस उपस्थित है। तो Cl माइनस कहाँ से आया होगा? NaCl से। तो NaCl का जलीय विलयन है, इसलिए जलीय विलयन के लिए यहाँ H2O ऊपर लिख दिया। तो Na+aqueous और Cl-aqueous बन जाएगा। अब कैथोड पर देखिए, कैथोड पर हमारा क्या होता है? अपचयन होता है, यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए H2O लिक्विड से इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, तो हाफ H2 गैस बन गई और OH- सॉल्यूशन में उपस्थित हो गए। तो 0 से निगेटिव हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, और कैथोड पर अपचयन यानी रिडक्शन ही हुआ है अभी। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए Cl-aqueous है, इससे Cl2 गैस बन रही है, तो ये माइनस है, ये 0, तो निगेटिव से 0 बढ़ा है, यानी ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये हमको पता चल गया। अब देखते हैं आगे। तो ये Cl- जो है यहाँ पर ये आया हमारा NaCl से, तो NaCl की रिएक्शन लिखी। और यहाँ पर देखिए H+ है, ये कहाँ से आया? पानी से, तो पानी की रिएक्शन लिखी कि पानी से कैसे रिएक्शन होके हुई है कैथोड पर, और एनोड पर ये Cl- कैसे Cl2 में चेंज हुआ। तो यहाँ पर देखिए कैथोड में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एनोड पर क्लोरीन गैस। अब देखिए टोटल रिएक्शन हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो लिखा है समग्र अभिक्रिया, मतलब टोटल रिएक्शन। तो NaCl-aqueous है, यानी NaCl का जलीय विलयन है, और कब जलीय विलयन होगा? जब उसमें पानी डाला जाएगा। तो देखिए H2O लिक्विड डाल दिया उसमें, तो Na+aqueous बन गया, और OH- प्लस H2O गैस प्लस हाफ H2 गैस बनी, और प्लस हाफ Cl2 गैस, यानी H2 और Cl2 गैस क्रमशः कैथोड और एनोड पर बनी। कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2। अब देखिए सांद्रता प्रभावों को समाहित करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के स्थान पर नष्ट समीकरण 2.8 हमने पीछे पढ़ा है में दिए गए इलेक्ट्रोड विभव प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो नष्ट जो समीकरण है उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन में एनोड पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभावित है। तो अगर H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो तो एनोड पर निम्नलिखित अभिक्रिया होगी। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए क्रिया देखते हैं हम लोग। तो पहले देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसका जलीय विलयन अगर होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो पानी के लिए पहले देखते हैं। तो 2H2O लिक्विड से O2 गैस बनेगी प्लस 4H+aqueous, मतलब जलीय विलयन में H+ आयन आ जाएंगे और
4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसके लिए इनर्ट सेल कितना है, +1.23 वोल्ट है। अब SO4 में अगर देखा जाए H2SO4 में तो 2H प्लस और 2SO4 माइनस आयन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो SO4 माइनस आयन है ये क्योंकि सॉल्यूशन में रहेगा तो ये पानी है, तो पानी के लिए एक्वस लिख दिया गया क्योंकि पानी में ये डाला गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पानी में जब डालेंगे तो ये बन जाएगा H2O8 - 2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इसके लिए इनर्ट सेल क्या है, 1.96 वोल्ट है। अब देखिए एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो देखिए यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये SO4 -2 है, ये H2O8 -2 है और 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इस तरह समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव हुई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो SO4 -2 है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है तन सल्फ्यूरिक अम्ल में अभिक्रिया 2.38 को वरीयता प्राप्त होती है, परंतु H2SO4 की उच्च सांद्रता पर अभिक्रिया 2.39 को वरीयता प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के इसको इस तरह से समझिए कि अगर डाइल्यूट है H2SO4 तो जिसका इनर्ट सेल कम है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, और अगर कंसंट्रेट है तो जिसका इनर्ट सेल ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को याद रख पाएंगे। तो डाइल्यूट होगा H2SO4 तो जिसका इनर्ट सेल कम है इस वाली रिएक्शन को हम वरीयता देंगे यानी प्रेफरेंस देंगे, और अगर इनर्ट सेल कंसंट्रेट है H2SO4 उच्च सांद्रता हाईली कंसंट्रेट है तो इनर्ट सेल जिसका ज़्यादा है उस रिएक्शन को हम लोग प्रीफर करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन क्वेश्चनों को हम बाद में करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। तो बैटरियां क्या होती हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे हम लोग घड़ी में अपने एक सेल लगाते हैं तो वो अकेले एक सेल है, जब बहुत सारी सेल एक साथ कनेक्ट की जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो देखिए बैटरीज के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और समझते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि कोई भी बैटरी वास्तव में इसमें एक या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध होते हैं। यह सेल जिसे हम विद्युत के स्रोत के रूप में उपयोग में लाते हैं मूलतः एक गैल्वेनिक सेल है जो रेडॉक्स अपक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो इसको बारीकी से अगर समझा जाए तो ये कह रहा है कि बैटरी का मतलब ये है कि वास्तव में इसमें एक या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध होते हैं यानी सीरीज में जुड़े रहते हैं। तो एक सेल भी हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। अगर सीरीज में हम सेल को जोड़ देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। एक सेल होगा तब भी कह रहा है बैटरी कह सकते हैं। तो एक या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह एक से या एक से अधिक सेल श्रेणीबद्ध होंगे तो एक तो पहले ही रहा होगा, अब एक सेल श्रेणीबद्ध कर रहे हैं यानी 2 हो जाएंगे तो नंबर एक से ज़्यादा ही होगा। तो कुल मिला के अकेला सेल कहलाता है, और अगर उसके साथ में एक ही केवल और है या एक से ज़्यादा है सीरीज में तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। तो कह रहा है कि इसका काम क्या है। तो मूलतः एक गैल्वानिक सेल है जो विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग लाया जाता है सेल। तो एक गैल्वेनिक सेल होता है जो रेडॉक्स अपक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो रेडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अपचयन और ऑक्सीकरण की जो
अभिक्रिया होती है उसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। किंतु बैटरी के प्रायोगिक उपयोग के लिए इसे हल्की तथा सुसंबद्ध होना चाहिए एवं प्रयोग में लाते समय इसकी वोल्टता में अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि बैटरी का उपयोग हम लोग अच्छे से कर सकें तो इसके लिए बैटरी हल्की होना चाहिए और सुसंबद्ध होना चाहिए, मतलब अच्छे से फिटिंग उसकी अच्छी होना चाहिए, ताकि प्रयोग में लाते समय हमें कोई विशेष चेंज न करना पड़े, जैसे बस बटन दाबे और काम शुरू कर दी बैटरी, इस तरह। तो बैटरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरी एवं संचायक बैटरी। तो प्राइमरी बैटरीज एंड ये संचायक बैटरी, इसको देखते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेड एसिड बैटरी जहां तक कहते हैं। टू टाइप ऑफ बैटरी इन ए प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी हैं। तो देखिए प्राइमरी बैटरी मेनली हम इस सेल को कहेंगे जो हम लोग घड़ी में लगाते हैं, और सेकेंडरी बैटरी उसको कहेंगे जो इन्वर्टर के साथ जुड़ी रहती है जिसमें तेजाब डाला जाता है। अभी डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि बैटरी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक बैटरी यानी प्राइमरी सेल है और दूसरी संचायक बैटरियां। तो संचायक का मतलब संचय करने वाला, यानी जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर ले। तो अगर लेड होगा तो लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, जो हमारे घरों में इन्वर्टर में लगती हैं। तो अब इसको देखते हैं, दूसरी कौन सी है, संचायक बैटरी यानी स्टोरेज बैटरी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे। अब प्राथमिक बैटरी यानी प्राइमरी बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए प्राइमरी बैटरी में क्या है, कह रहा है कि प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे घड़ी का सेल है, जब ये खराब हो जाता है तो इसको दोबारा यूज में नहीं लाते, निकाल करके हम उसको फेंक देते हैं। इसका सबसे चिर परिचित उदाहरण शुष्क सेल है यानी ड्राई सेल, जो बैटरी में लगता है, जिसे इसके आविष्कारक के नाम से लैक्लांसे सेल के नाम से जाना जाता है। तो जो ये हमारी प्राइमरी बैटरी है इसके अंतर्गत ये ड्राई सेल आता है, और इसको चूंकि लैक्लांसे नामक साइंटिस्ट ने बनाया था इसलिए इसको लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। तो देखिए पहली स्थिति में ये शुष्क सेल आते हैं, ड्राई सेल। तो इनको जब सीरीज में अटैच करेंगे तो हम प्राइमरी बैटरी कहेंगे। बैटरी का मतलब एक से अधिक सेल सीरीज में हो, तो एक तो खुद है और एक भी अगर जोड़ा जाएगा तो दो हो जाएंगे, यानी एक से अधिक होगा। तो ये हमारा लैक्लांसे सेल, ये ड्राई सेल कहते हैं। ये सामान्य रूप में ट्रांजिस्टरों एवं घड़ियों में उपयोग में लाए जाते हैं। इनको कहाँ लगाते हैं, ट्रांजिस्टर में और घड़ी में। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है, तथा कार्बन एवं ग्रेफाइट की छड़ होती है, चारों ओर से चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी होती है, जो कैथोड का काम करती है। तो ध्यान दीजिए बचपन में हम लोग सेल को फोड़ करके उसके अंदर का जो राड है ये निकाल लेते थे। तो ये राड के साथ साथ उसमें बहुत सारा काला काला पदार्थ निकलता था। तो ये जो राड है ये कार्बन की बनी होती है, इसको कैथोड का काम करती है। और यहाँ पर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन कज्जल यानी ब्लैक कलर का कार्बन और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है, और ये जिंक का खोल लगा रहता है, जिंक कप, जो एनोड का काम करता है। तो एक ये अंदर वाला कैथोड का और ये बाहर वाला एनोड का काम करता है। और इसके अंदर जो जो भरा रहता है वो यहाँ पर लिख दिया कि कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ जिसमें चारों ओर चूर्णित यानी बारीक किया हुआ मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन ब्लैक, ये कार्बन कज्जल जो लिखा है, से घिरी रहती है। ये छड़ कैथोड का काम करती है। तो ये कैथोड का और जिंक का कप जो है ये एनोड का काम करता है। अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोड के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl एवं जिंक क्लोराइड
यानी ZnCl2 के नम पेस्ट से भरा रहता है। उसका देखा होगा तो अंदर गीला गीला निकलता है। जब हम लोग फोड़ते थे तो निकलता था, आप लोग भी बचपन में फोड़े होंगे तो निकला होगा। तो वो जो गीला पदार्थ निकलता है वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl एवं जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 का नम पेस्ट होता है, यानी गीला पेस्ट होता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं जटिल हैं, परंतु इन्हें सन्निकट रूप से निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जो एनोड की क्रियाएं हैं जटिल हैं, लेकिन फिर भी लिखा गया है। जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए Zn का 0 है, इससे +2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 0 से +2 बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए MnO2 + NH4+ है, एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा तो NH3 बन गया। यहाँ पर +1 है, यहाँ 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यानी अपचयन या यूं कहें रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कैथोड और एनोड में कैसे होती है ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए इसमें जो है ये नीचे लिखा गया है कि एक व्यावसायिक शुष्क सेल जिंक के पात्र में ग्रेफाइट कैथोड के साथ, जिसमें जिंक पात्र एनोड का कार्य करता है। ये फिगर हमने अभी देखा। अब देखिए यहाँ नीचे बता रहा है कि कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है मैग्नीज। तो यहाँ पर देखिए अगर मैग्नीज की निकालें तो ऑक्सीजन की -2 होती है और 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगी? -4 हो जाएगी 2 ऑक्सीजन की। तो इसको क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल करने के लिए +4 होना पड़ेगा। फिर से समझिए, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 है तो -2 -4 होगी। तो Mn को +4 होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब इसमें देखिए एक O की -2 होती है, लेकिन यहाँ पर OH भी है तो ये -1 होगा, ये -1 होगा, तो -2 हुई तो इसको +2 होना पड़ेगा। नहीं, ये O की -2 और ये OH की -1, तो ये -3 हो गया, तो इसको +3 होना पड़ेगा, +3 होना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है +4 से +3 हो रही है ऑक्सीकरण अवस्था में। तो क्या हो रहा है? +4 से +3 यानी घट रही है, यानी अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाता है। अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया Zn+2 के साथ संकुल बनाती है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। सेल के ऊपर देखे होंगे तो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, कभी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए Zn की क्या स्थिति है कि Zn 0 से Zn+2 बन जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। और Zn NH3 के साथ Zn NH3 का होल 4th ब्रैकेट के बाहर +2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इसको इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। संकुल को देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, तो कितना जटिल हो गया ये Zn फिर NH3 का होल 4th फिर इसके बाहर पूरे का +2, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी मिला जुला दोनों का मिल के इतना जटिल बन गया कि इसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब वोल्टेज इसका 1.5 होता है, तो 1.5 वोल्ट होता है इस सेल का वोल्टेज। तो किस प्रकार से लिखा गया हमने आपको समझा दिया। अब देखें नीचे कह रहा है कि मर्क्यूरी सेल श्रवण यंत्र, घड़ियों एवं आदि जैसे विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयुक्त की जाती है। तो जहाँ कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पर ये मर्क्यूरी सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे श्रवण यंत्र, जैसे हम लोग कोई चीज़ सुनने, जैसे कान की मशीन है उसमें छोटा सा सेल लग जाता है, घड़ियों में छोटा सा सेल लग जाता है, कभी कभी बुलाने के लिए घंटी घर में लगते हैं, बजती है, उसमें ये सेल लगते हैं। तो ऐसी जगहों पे ये सेल हमारे उपयोग में आते हैं। चित्र 2.9 देखते हैं, ब्रैकेट में लिखा है। तो ये देखिए चित्र 2.9 ऊपर की संरचना बता रहा है कि इसमें एनोड है और ये एनोड की टोपी है,
ये एनोड है कि टोपी है, इसको अंदर फाड़ के दिखा रहा है कैसा बना है। ये गैस्केट है, पृथककारी जो है ये, मतलब दोनों एक दूसरे से टच न करें, एनोड कैथोड, इसलिए अंदर प्लेट लगी रहती है जिसको पृथककारी प्लेट कहते हैं, मतलब एक दूसरे को अलग कर रही है। और ये देखिए कैथोड है जो जिंक का बना होता था, एनोड कार्बन का बना नहीं, एनोड कैथोड कार्बन छड़का है, एनोड जिंक का बना है। तो ये संरचना दिखाएगी, ये सेल का कायन है जो डिब्बा है वो दिखाया जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर बना हुआ है, ये सेपरेटर है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये गैस्केट है, ये कैथोड है, और सेल कायन है, जैसे बियर वाला कायन होता है वैसे ये सेल का कायन है। ये एनोड है और ये एनोड की कैप है यानी टोपी है। आप सेल देखे होंगे तो समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सेल विभव, ये तो दूसरा हो गया। यहां से देखिए, इसमें जिंक मरकरी अमलगम एनोड का, देखिए अब मरकरी सेल अलग बात हो गई, ये अलग चीज है, अब मरकरी सेल अलग बात हो गई। तो इसमें मरकरी सेल में क्या उपयोग होता है, ये डैनियल सेल था हमारा, मरकरी सेल की बात शुरू हो गई। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मरकरी सेल कहाँ कहाँ उपयोग होता है, हमने समझ लिया। अब कह रहा है इसमें क्या होता है कि जिंक मरकरी अमलगम एनोड का तथा HgO एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का काम करता है। तो जिंक मरकरी अमलगम हमारा एनोड का, और HgO और कार्बन का जो पेस्ट होगा वो कैथोड का काम करेगा। ये मरकरी सेल की बात हो रही है, मर्क्यूरी सेल। KOH एवं ZnO का पेस्ट वैद्युत अपघट्य होता है। इसके अंदर KOH और ZnO का एक पेस्ट बना के रखा जाता है, जैसे टूथ पेस्ट होता है दांतों का मंजन करने वाला। तो ये वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। सेल की इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं नीचे दी गई हैं। तो देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए Zn+2 स्टेज में है, और यहाँ पर हमारा एनोड पर यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। एनोड पर यहाँ जिंक है, देखिए Zn और Hg ये अमलगम है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ना समझिए, इसको इस तरह समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह समझिए कि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब निगेटिव वाला निकल रहा है तो पॉजिटिव बढ़ा होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर देखिए निगेटिव वाला जुड़ रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी, यानी अपचयन या रिडक्शन होगा। तो एनोड पर देखिए ऑक्सीडेशन की क्रिया, ZnHg+2OH- से ZnO सॉलिड बन गया, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पर देखिए कैथोड पर HgO प्लस H2O 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, तो Hg लिक्विड बन गया और प्लस 2OH- बन गया। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर ये देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकले हैं तो पॉजिटिव बढ़ा होगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं यानी निगेटिव बढ़ गया, तो इसलिए ये रिडक्शन है। अब देखिए समग्र सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से निरूपित की जा सकती है। तो इसको लिख सकते हैं ZnHd प्लस HgO सॉलिड गिव्स ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। इन दोनों रिएक्शन को मिला करके इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझा देते हैं। OH से 2H कट जाएगा, H2O से H2O कट जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो Hg ZnHg बचा प्लस HgO सॉलिड बचा, इससे ZnO सॉलिड बचा प्लस Hg लिक्विड बचा। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है मरकरी सेल का।
तथा संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है। ये ध्यान दीजिए कि पूरी कार्य अवधि में स्थिर रहता है, वोल्टेज नहीं घटता है, केवल ऊर्जा घट सकती है, क्योंकि समग्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी सांद्रता विलयन में होने के कारण सेल की संपूर्ण कार्य अवधि में बदल सकती है। तो चूंकि जब कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता है तो इसलिए वोल्टेज में भी कोई अंतर नहीं होता, शुरू से अंत तक वोल्टेज इतना ही रहेगा, बस केवल करंट कम ज़्यादा होगी उसकी अंदर मटेरियल के, मतलब समय गुजरने के साथ साथ, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ेगा, इस वजह से करंट कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि जो मरकरी सेल है उसमें लगभग वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है और संपूर्ण कार्यवधि जितने भी दिन ये चलेगा, 6 महीना चलेगा तो पूरे 6 महीना वोल्टेज 1.35 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि समग्र सेल अभिक्रिया यानी टोटल जो सेल रिएक्शन है इसमें कोई भी ऐसा आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन विलयन में होने के कारण सेल की संपूर्ण कार्यावधि में बदल सकती है। तो चूंकि आयन का कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा इसलिए वोल्टेज भी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आ जाता है हमारा सेकेंडरी बैटरियां यानी संचायक सेल या स्टोरेज सेल भी इनको बोलते हैं। तो ये हमारी जो इन्वर्टर में बैटरी लगी रहती हैं उस तरह की बैटरियां हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।